पहले ही मरहले में इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो गई थी। करीम भाई की इंफॉर्मेशन के मुताबिक असलहा की ट्रेन जिसमें नेपाम रॉकेट बम भारी तादाद में मौजूद थे, इस महीने के आखिर में किसी तारीख को देवलाली से रवाना होने वाली थी। इसके बयान के मुताबिक देवलाली से फ़ौजी ट्रेनें, जिनमें गुड्स ट्रेनें भी होती हैं, इंडिया के मुख्तलिफ शहरों की तरफ जाती ही रहती हैं और गुड्स ट्रेनें यानी फ़ौजी सप्लाई के सामान वाली गाड़ियाँ वज़ाकता के एतबार से बिल्कुल एक जैसी होती हैं। देवलाली से रवाना होने वाली किसी मालगाड़ी को देखकर आप ये नहीं मालूम कर सकते कि इसमें फ़ौज के लिए स्पेयर पार्ट्स वगैरह का सामान जा रहा है या असलहा लदा हुआ है। मुझे ख़ास तौर पर इस गाड़ी की तारीख़ और रवानगी का वक्त मालूम करना था जिसमें कश्मीरी मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने वाला गोला बारूद और नेपाम बम के रॉकेट लदे हुए थे। मेरे पास वक्त बहुत कम था, यानी महीने की आखिरी तारीखों के आने में सिर्फ 15-20 दिन बाकी थे। मुझे जो कुछ करना था इन 15-20 दिनों के अंदर अंदर करना था। मीनाक्षी ठीक वक्त पर होटल पहुंच गई। मैंने अपनी मुख्तसर सी ज़रूरी चीज़ें अपने ब्रीफ केस में संभाल कर रख ली थीं। खुफिया ट्रांसमीटर वाला सिगरेट लाइटर मेरी वास्केट की जेब में था। मैं मीनाक्षी के साथ होटल की लॉबी में आ गया। यहाँ होटल के काउंटर पर एक रजिस्टर में अपने होटल छोड़ने के खाने में दस्तखत किए और होटल की लॉबी से निकलकर मीनाक्षी की गाड़ी में आकर बैठ गया। आज इसने बादामी रंग की रेशमी साड़ी पहन रखी थी। गले में मॉडर्न फैशन की बादामी रंग के मनकों वाली माला थी। इसने परफ्यूम भी कोई दूसरी लगा रखी थी जिसकी खुशबू बड़ी ख्वाब अंगेज थी। मैं इस गुजराती लड़की के जज्बात से बखूबी वाकिफ़ था। ये मुझे किसी और तरफ लेकर जा रही थी जो मेरा असल रास्ता नहीं था। मैंने इस लड़की से जितना काम लेना था ले चुका था। अब किसी इंतहाई ज़रूरत और इमरजेंसी के वक्त ही वो मेरे काम आ सकती थी। अब मेरा असल टारगेट उसका बाप था। रास्ते में मीनाक्षी अपनी नाव के नीचे वाले उभार के बारे में मुझसे बातें करती रही। इसे बड़ी तशवीश थी। कहने लगी, मुझे बहुत डर लगता है कहीं ये कैंसर न बन जाए, इसलिए मैं लेडी डॉक्टर के पास भी नहीं जाती, कहीं वो ये न कह दे कि ये कैंसर है। मैंने बड़े संजीदा और बावकार अंदाज में कहा, इसकी फ़िक्र तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम्हारा ये उभार मैं दूर कर दूंगा। भगवान ना करे कि अगर तुम्हें कैंसर हो भी गया तो मैं भगवान शिवा की मदद से वो भी ख़त्म कर दूंगा। मीनाक्षी ने खौफजदा लहजे में कहा, नहीं नहीं स्वामी जी, मुझे कैंसर नहीं होना चाहिए, मैं तो खुदकुशी कर लूँगी। वो इस किस्म की बातें करती रही और गाड़ी उनके बंगले में दाखिल होकर पोर्च में रुक गई। मिस्टर पांडे मुझे लेने बल्कि मेरा स्वागत करने के लिए लॉबी में आकर मुलाजमा के साथ खुद मौजूद था। मैं बड़ी शान से गाड़ी में से निकलकर साधु संतों की तरह हाथ ऊपर उठाए मिस्टर पांडे की तरफ बढ़ा, जैसे उसे आशीर्वाद दे रहा हूँ। इसने आगे बढ़कर मेरे पाँव छुए और बोला, स्वामी जी, मेरे धन भाग कि आप मेरी कुटिया में पधारे। वो अंग्रेज़ी की बजाय अब हिंदी ज़ुबान में मुझसे बात करने लगा था, जिस तरह चेले अपने गुरु से बात करते हैं। इसने मीनाक्षी से कहा, मीनाक्षी, स्वामी जी को ऊपर उनके कमरे में ले जाओ, मैं अभी आता हूँ। गुर्दे की तकलीफ़ दूर हो जाने की वजह से मिस्टर पांडे पहले से ज़्यादा सेहतमंद और चाको चौबंद नज़र आ रहा था। मीनाक्षी मुझे लेकर ऊपर वाले पोर्शन में आ गई। मुलाजमा ने मेरा ब्रीफ केस थाम लिया था। ऊपर 3 कमरे थे, एक बेडरूम, एक ड्राइंग रूम और एक डाइनिंग रूम था। डाइनिंग रूम के आगे एक कुशादा टेरेस यानी बालकनी थी। सारे कमरे बड़ी खूबसूरती से सजे थे। रेशमी पर्दे, कीमती फर्नीचर, किचन और बाथरूम भी बहुत आला था। तीनों कमरों में शिव भगवान के रक्स के अंदाज वाले कांसी के बुत कोनों में रखे थे। ड्राइंग रूम की दीवार पर जैन धर्म के बानी महावीर वर्धन की पेंट की हुई तस्वीर लगी थी। इस तस्वीर के दाएं और बाएं जानिब पंडित नेहरू और महात्मा गांधी की तस्वीरें लगी हुई थीं। मेज़ों पर फूलों के गुलदस्ते रखे थे। हर कमरे में टेलीफोन लगा था। थोड़ी देर में मीनाक्षी का बाप मिस्टर पांडे भी वहां आ गया और हाथ बांध कर बोला, स्वामी जी, कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा कर देना, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हुक्म कीजिए। मैंने कहा, सब ठीक है, हम जैन धर्म के साधु भगत हैं, हम तो नंगी ज़मीन पर भी रात गुजार लेते हैं। रात का खाना मीनाक्षी और मिस्टर पांडे ने मेरे साथ मिलकर वहीं डाइनिंग रूम में खाया। मजबूरन मुझे सब्जियां और दाल खानी पड़ रही थी क्योंकि जैनी सब्ज़ी खोर होते हैं और गोश्त, प्याज, लहसुन वगैरह बिल्कुल नहीं खाते। बड़ा बेमज़ा खाना था। खाने के बाद मिस्टर पांडे ने मीनाक्षी से कहा, बेटी, तुम स्वामी जी के पास बैठो, मैं नीचे जाता हूँ। दिल्ली सेक्रेटेरिएट से एक बहुत ज़रूरी कॉल आने वाली है। वो चला गया। दिल्ली सेक्रेटेरिएट से आने वाली ज़रूरी कॉल का सुनकर मेरा ख्याल मिशन की तरफ चला गया। मैं सोचने लगा कि मिस्टर पांडे को दिल्ली सेक्रेटेरिएट से जो ज़रूरी कॉलें आती हैं उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा। हो सके तो उन्हें ऊपर वाले टेलीफोन के ज़रिए टैप कर लेना होगा। मीनाक्षी ने कॉफ़ी ऊपर ही मंगवा ली। हम टेरेस में आकर बैठ गए। रात बड़ी खूबसूरत थी। दरियाए साबरमती की तरफ से ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। नीचे बागीचे में बिजली के कुमकुमे रोशन थे। ऊंचे तबके के लोगों का इलाका था।
बड़े बड़े बागीचों वाली ऊंची कोठियां थीं। ट्रैफिक का शोर बिल्कुल नहीं था। बड़ी पुरसकून खामोशी छाई हुई थी। मीनाक्षी मुझसे अपने मुस्तकबिल के बारे में पूछने लगी। मैं कब इंडिया की सबसे बड़ी डांसर बनूंगी, मेरी शादी किससे होगी, मैं खूबसूरत ही रहूंगी ना, वगैरह वगैरह। इसके हर सवाल के जवाब में मैं मुस्कुरा कर कहता, मीनाक्षी तुम क्यों फ़िक्र करती हो, मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ तुम जो चाहोगी वही होगा। मीनाक्षी ने फरते जज्बात से मगलूब होकर मेरे दोनों हाथ अपने सीने से लगा लिए। मैंने जल्दी से हाथ पीछे खींच लिए और उसके शाने को प्यार से थपथपा कर कहा, अब तुम नीचे जाकर आराम करो, मेरा भी प्रार्थना का वक्त हो गया है। मीनाक्षी ने बड़ी बेबाकी से कहा, स्वामी जी मैं आपके कमरे में ही सो जाऊं? डैडी कुछ नहीं कहेंगे, मैं आपके कदमों में सो जाऊंगी। ये लड़की मेरे कंट्रोल से बाहर होती जा रही थी। इसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था। मैंने उसे हल्का सा डांटते हुए कहा, मीनाक्षी तुम हमारी प्रार्थना, हमारी तपस्या भंग करना चाहती हो? तुम्हें मालूम नहीं कि महावीर जी को ऐसी बातें नापसंद हैं? जाओ नीचे जाकर सो जाओ। मीनाक्षी कुछ डर सी गई, जल्दी से उठी, मेरे पाँव छुए और नमस्कार कहकर साड़ी संभालती वापस नीचे चली गई। उसके जाने के बाद मैं भी बेडरूम में आ गया। कुछ देर सोफे पर बैठा शेल्फ में से एक अंग्रेज़ी किताब निकालकर पढ़ता रहा। मुझे क्या खाक प्रार्थना और तपस्या करनी थी? मेरे जहन में तो एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था कि कश्मीर असलहा लेकर जाने वाली फ़ौजी ट्रेन किस तारीख को किस वक्त भारत के रेलवे स्टेशन देवलाली से जम्मू तवी की तरफ रवाना होगी और उस ट्रेन का डिपार्चर नंबर क्या होगा। जब मैं सोच कर थक गया और कोई मुनासिब तरकीब मेरी समझ में ना आई तो मैं उठकर गुसल खाने में आ गया। आईने में अपना चेहरा देखा। मेरी मूछें काफ़ी बड़ी हो गई थीं और बाल भी काफ़ी लंबे हो गए थे। मुझे दिल्ली वाले मुजाहिद और अपने साथी और एक तरह से मास्टर सिपाही शेर अली का मशवरा याद आ गया कि मैं अपनी मूछें बड़ी कर लूं और अपने बाल भी बढ़ा लूं, क्योंकि मुझे शेर अली के रेस्टोरेंट वालों ने एक नज़र देख रखा था और ख़ास तौर पर रेस्टोरेंट के हिंदू लाउंज मैनेजर से तो मेरा तारुफ भी कराया गया था। वो मेरी शक्ल से खासा वाकिफ़ हो गया था और ये बात यहाँ अहमदाबाद में मेरे लिए ख़तरनाक साबित हो सकती थी। दिल्ली के मास्टर सिपाही शेर अली ने उससे मेरा तारुफ अपना भांजा कहकर करवाया था। इस हिसाब से हिंदू लाउंज मैनेजर को यह भी मालूम था कि मैं हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान हूँ, जबकि अहमदाबाद में हिंदू जैनी के रूप में अपनी कमांडो जासूसी की सरगर्मियाँ जारी रखे हुए था। असल में उस वक्त तक शेर अली मेरे मिशन से आगाह नहीं था कि मैं इतने अहम और नाजुक मिशन पर इंडिया आया हूँ। इसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ था और उसने मुझे हिदायत की थी कि अब मैं यही करूँ कि अपना हुलिया थोड़ा बहुत तब्दील कर लूँ। मास्टर सिपाही शेर अली ने भी मुझे ताकीद की थी कि मैं दिल्ली आऊँ तो उसे खुफिया तौर पर रात को मिलूँ और कोई पैगाम देना हो या कश्मीरी मुजाहिद कमांडो शेरवान को कोई पैगाम देना हो तो रेडियो ट्रांसमीटर पर उससे कोड अल्फाज में बात करूँ। मेरे पास अपने दिल्ली के मास्टर सिपाही शेर अली और कश्मीरी मुजाहिद कमांडो शेरवान दोनों के ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसीज और खुफिया सिग्नलों के इशारे मौजूद थे। गुसल खाने के आईने में ही मैंने अपनी पेशानी पर बने हुए जैनी हिंदुओं के तिलक के निशान देखे। मुझे हंसी आ गई। मैंने वहीं तौलिए से रगड़कर निशान मिटा दिए और फिर मुंह धो लिया। सुबह को मुझे फिर ये तिलक के निशान माथे पर लगाने थे। ये मेरे मिशन का तकाजा था। इसके बाद मैंने बेडरूम के सिवाय पलंग के टेबल लैंप के बाकी सारी बत्तियां बुझा दी। बालकनी को खुलने वाले दरवाजे पर पर्दा लटक रहा था। मैंने पर्दे को थोड़ा सा एक तरफ हटाकर बाहर देखा। बालकनी के ऊपर से मिस्टर पांडे के बंगले का गेट और बंगले के आगे से गुजरने वाली छोटी सी सड़क का सारा मंजर बाग के कुमकुमों की रोशनी में दिखाई दे रहा था। मैं जानता था इस बंगले के बाहर सीक्रेट पुलिस के 2-1 आदमी ज़रूर ड्यूटी पर मौजूद होंगे और उन्होंने एक जैनी स्वामी के रूप में मुझे बंगले में मिस्टर पांडे की बेटी के साथ आते ज़रूर देखा होगा। बंगले का गेट बंद था। बाहर एक गोरखा चौकीदार स्टूल पर बैठा पहरा दे रहा था। सड़क खाली पड़ी थी। वक्त रात के 10:15 का था। मुझे वहाँ सिवाय गोरखा चौकीदार के और कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। मैं पीछे हटने ही वाला था कि एक साया सा एक दरख्त के पीछे से निकलकर कोठी के गेट के करीब आकर आगे निकल गया। चंद कदम आगे जाकर ये इंसानी साया रुक गया। यहाँ रोशनी थी। ये कोई खुफिया सर्विस का आदमी था। इसने बंगले की बालकनी की तरफ चेहरा उठाकर थोड़ी देर देखा और वापस सड़क की दूसरी जानिब के दरख्तों में अंधेरे में गायब हो गया। ये सिवाय सीक्रेट सर्विस के आदमी के कोई और नहीं हो सकता था। मेरे लिए ये ताजुब की बात थी। नेशनल सिक्योरिटी के टॉप के ऑफिसर की कोठी के बाहर खुफिया पुलिस वालों की निगरानी ज़रूर होती है और ये बात मिस्टर पांडे को भी मालूम होगी। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि रात के वक्त बंगले के बाहर सीक्रेट सर्विस के आदमी मौजूद रहते हैं या नहीं।
आमतौर पर होता यह है कि सरकारी इदारों के सरबराहों और वज़ीरों की कोठियों के बाहर मुसल्लह पुलिस पहरा देती है, मगर सीक्रेट सर्विस और ख़ास तौर पर सेंट्रल इंटेलिजेंस सर्विस जैसी भारतीय खुफिया इदारों के दफातर और सरबराहों की रिहाइश गाहों के बाहर मुसल्लह पुलिस नहीं लगाई जाती, ताकि ख्वामखा लोगों की नज़रें इस तरफ ना उठें। इदारों को जानबूझकर नामालूम और मामूली और गुमनाम रखा जाता है। मिसाल के तौर पर मैंने ख़ास तौर पर मिस्टर पांडे के बंगले में दाखिल होने से पहले नोट किया था कि बंगले के बाहर पांडे के नाम की गुजराती और अंग्रेज़ी ज़ुबान में लिखी हुई जो तख्ती लगी थी उस पर उसका सिर्फ नाम लिखा हुआ था। नीचे रॉ हेडक्वार्टर के चीफ का ओहदा बिल्कुल मेंशन नहीं था।